नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम दतिया पर फिर बात करेंगे। आप देख रहे हैं कि हम पिछले 3 दिनों से दतिया पर जो भी बातचीत करते हैं वो सटीक निकलती। काउंटिंग 3 तारीख को थी, लेकिन हमने एक दिन पहले ही बता दिया था आपको कि वहाँ कांग्रेस जीत रही है और नतीजे भी वही निकले। फिर हम जिस दिन काउंटिंग हो रही थी उस दिन हमने काफ़ी देर पहले बता दिया था कि किस तरह के नतीजे आएंगे और किस क्षेत्र से किस तरह का किस पार्टी को समर्थन मिलेगा। वो भी आपने देखा, हमने लाइव प्रोग्राम किया था। इसके बाद हमने कल बताया कि बैठक होगी। फिर हमने बताया कि बैठक में 2 सदस्यीय समिति बनेगी। समिति किस तरह के निर्णय लेगी वो सब कुछ हम पहले बताते गए और कार्रवाइयाँ उसके बाद होती चली गई। आज फिर हम आपके पास एक खबर लाए हैं। चर्चा है कि तकरीबन 1100 लोगों पर कार्रवाई हुई है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि 8000 से अधिक लोगों को पदमुक्त कर दिया गया है। ये आपके साथ एक हम और नई चीज़ साझा कर रहे हैं। इन सारी जानकारियों को विस्तार से रविंद्र जैन जी बताएंगे, लेकिन इस पूरे मामले में अगर हम बात करें 2 बड़े दलों की, एक ने जीत हासिल की है और दूसरे को पराजय का सामना करना पड़ा है। जीत का क्रेडिट तो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी के खाते में जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन वहीं हार का ठीकरा हम पहले ही बता रहे थे। ये बात भी हमने लगभग 15 दिन पहले बता दी थी कि जीतेंगे तो सब लोग श्रेय लेंगे, लेकिन अगर हार होगी तो ठीकरा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पर ही फोड़ा जाएगा। और चर्चा भी वही है और दिखने भी वैसा ही लगा है। तो रविंद्र भाई से पूछते हैं। रविंद्र भाई, क्या आपका बहुत बहुत स्वागत है और क्या देख रहे हैं आप अब? देखिए रिजवान भाई, दतिया को लेके सबकी खबर के जो आकलन थे, अनुमान थे, वो बिल्कुल सटीक बैठ रहे हैं। ये आपने देखा और हमारे लाखों दर्शक देख भी रहे हैं और कई मुझे फ़ोन भी कर रहे हैं। और कमेंट तो आप पढ़ लीजिए, कमेंट में आ रहा है कि जो सबकी खबर कह रहा है वही हो रहा है। तो हमारे सोर्स बहुत अच्छे हैं, हमारा आंकलन अच्छा है, हमारा अनुभव अच्छा है। हमने कहा था, जैसा आपने बताया, 2 तारीख को फेसबुक पेज पे चले जाइए, हमने लिखा था कि कांग्रेस जीतती दिख रही है वहाँ पर। 3 तारीख को रिजल्ट आए, हमने बताया कि कहाँ कौन कौन से क्षेत्र से जब बढ़त 13-14 हज़ार पहुँच गई थी, तब भी हमने और आपने चर्चा की थी कि ये यहाँ तक नहीं रहेगी, ये वापस आएगी, क्योंकि उस समय बसई नहीं खुला था। उसके बाद में अगले दिन सुबह मैंने लिखा था फेसबुक पेज पे, अभी चले जाइए, कि आज पूरी कार्यकारिणी आज ही भंग होगी। लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि इतनी जल्दी कल रिजल्ट आया और आज कार्रवाई। मैं जानता हूँ हेमंत खंडेलवाल जी को, जितने ऊपर से नरम है उतने अंदर से सख्त है। अनुशासन के मामले में कोई जवाब नहीं है। उसके बाद में हमने ये भी कहा था कि 2 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी, आज ही सुनवाई होगी कार्यालय में और आज ही रिपोर्ट देगी, आज ही कार्रवाई हो जाएगी। शाम तक कार्रवाई हो गई। उन सदस्यों के नाम भी हमने सबसे पहले बता दिए थे। हमने सबसे पहले अंबराम कराड़ा और गौरव रणदिवे, ये नाम भी हमने बताए थे। आज मैं आपको कुछ और नई चीज़ें बताता हूँ रिजवान भाई। हाँ, आपने जो बात पूछी है वो तो बताओ। किया था कि जो मीडिया में है, बाकी जगह की 1100 लोगों पर कार्रवाई हो गई। 1100 मैं उस पर भी आऊँगा, लेकिन इसके पहले बता दूँ जो सबसे ज़्यादा जिज्ञासा इस समय है, लाखों मध्य प्रदेश के करोड़ लोगों की जिज्ञासा है, नरोत्तम मिश्र जी का क्या होगा, भविष्य क्या होगा। तो मैंने ये कह दिया था पहले ही कि नरोत्तम के मामले में रिपोर्ट दिल्ली भेजी जाएगी। आज सारे समाचार पत्र उठा लीजिए, यही छपा है कि पूरी समीक्षा करके रिपोर्ट दिल्ली भेजी गई है और अगले जो भी निर्णय होंगे, नरोत्तम को लेके भी यही लिखा है जो हमने कहा था। लेकिन आज हम एक और भविष्यवाणी करते हैं आपको, और हम बता दें कि नरोत्तम मिश्रा को इस पराजय को लेकर नोटिस दिया जाना लगभग तय है। उनसे नोटिस देके जवाब मांगे जाएंगे। उसका कारण बताता हूँ रिजवान भाई मैं आपको। दरअसल जो प्रत्याशी हैं अपने आशुतोष तिवारी जी, उन्होंने कुछ प्रमाण दिए हैं, नरोत्तम के कुछ ऑडियो वीडियो दिए उन्होंने पार्टी को, और ये कन्विंस करने की कोशिश की है कि नरोत्तम मिश्रा लगातार सैबोटेज कर रहे थे। तो वो जो ऑडियो वीडियो है उसके आधार पर नरोत्तम मिश्रा से पूछताछ होगी। ये नहीं कह रहा हूँ कि उनका निलंबन होगा, ये नहीं कह रहा हूँ कि कार्रवाई होगी, लेकिन फिलहाल अभी तक जो जानकारी है, आगे की कोई जानकारी आएगी वो भी हम शेयर करेंगे। फिलहाल मुझे पास जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा जी को नोटिस देकर खाना पूर्ति जरूर की जाएगी।
अभी नरोत्तम मिश्रा की जो स्थिति है, जो उनका वजन है, मुझे लगता है एकदम से बड़ी कार्रवाई होना मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन ये बीजेपी है, इसके बारे में अंतिम निर्णय मैं नहीं करूँगा, दिल्ली से होगा, लेकिन जो संभावना है उसके आधार पर मैंने बताया है। अब आपके मूल प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। दरअसल कई अखबारों में आज छपा है कि पार्टी ने एक झटके में लगभग 1000 कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी छीन ली। मैं आपको बताऊँ 1000 नहीं है, 8000 कार्यकर्ता है। और ये 8000 कैसे है आप अंदाजा लगाइए। पूरे दतिया जिले में 711 पोलिंग बूथ है और हर पोलिंग बूथ पे भारतीय जनता पार्टी के 11 कार्यकर्ताओं को बिठाया गया है वहाँ पर। तो 7 से 11 पोलिंग बूथ और हर पोलिंग पर 11 कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है। और केवल दतिया विधानसभा क्षेत्र नहीं, शेवड़ा और भांडेर की भी पोलिंग बूथ जो बनाए गए थे उन सबको भंग कर दिया है। तो लगभग 7500, तो यही हो गए लगभग 7500 भारतीय जनता पार्टी के जो आम कार्यकर्ता जिन्हें बूथ लेवल पर जिम्मेदारी दी गई थी, फिलहाल उन्हें भी भंग कर दिया है, बूथ कमेटियों को भंग कर दिया है। और उसके बाद में फिर जिले की कमेटी, प्रकोष्ठ हैं, पदाधिकारी हैं, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, और ये सारा पूरी उन्हें एक ही लाइन लिख दिया है, एक पत्र में सब लिख दिया है कि पूरे जिले की जो संगठनात्मक संरचना है वो हमें पूरी तरह ख़त्म कर रहे हैं। अब आप सोचिए, चुनाव आप दतिया में हारे, भांडेर में तो आप जीते थे, सेवड़ा में तो आप जीते थे, प्रदीप अग्रवाल जी भांडेर में हारे थे। आपने पूरी की पूरी कमेटियां भंग कर दी हैं आपने, आप समझो। जीतने के बाद बनी हैं कमेटियां। तो अब ऐसा लग रहा है कि दतिया के मामले में पार्टी ने कुछ अलग ही निर्णय ले लिया है। पहली बात तो मैं ये बता दूं आपको क्लियर, मैं पिछले 45 साल से 40-42 साल से जर्नलिज्म में हूं और राजनीति मेरी पूरी तरह से सजगता है 1975 के बाद से। अभूतपूर्व निर्णय नहीं हुआ इससे पहले, ऐसा निर्णय मैंने आज तक नहीं देखा। पार्टी चुनाव हारती रही है, जीतती रही है, कई बड़े चुनाव हारे, लेकिन पार्टी ने कभी ऐसा निर्णय लिया हो कि एक उपचुनाव को लेकर पूरा जिले की सभी समितियां, पूरी संरचना भंग कर दी हो। और ये काम किया तो केवल हेमंत खंडेलवाल ने, पूरे घर के बेशक उन्होंने मुख्यमंत्री की सहमति ली है, लेकिन आज संगठन में महामंत्री नहीं है, संगठन महामंत्री। लेकिन इसके बाद भी आप देखिए, हेमंत खंडेलवाल जी को मैं मानता हूं, हेमंत खंडेलवाल जी ने ऊपर से जितने नरम नजर आते हैं, आज उन्होंने दिखा दिया है कि जहां तक संगठन की बात होगी, अनुशासन की बात होगी, तो फिर वो उनका डंडा उतना ही बार करेगा जितना एक होना चाहिए संगठन के। तो हेमंत खंडेलवाल जी ने एक बड़ा एक्शन लिया है। हालांकि इस एक्शन को लेके कुछ पक्ष में भी हो सकते हैं, कुछ विरोध में भी हो सकते हैं, लेकिन देखिए रिजवान भाई, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, हेमंत जी बेशक बड़े से बड़ा एक्शन लें, पर उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि धीरे धीरे संगठन अपने ही कार्यकर्ताओं से दूर होता जा रहा है। और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। मैं फील्ड में रहता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, लोगों के भावनाओं को समझता हूँ। मैं सांसद और विधायकों से भी मिल रहा हूँ, मंत्रियों से मिल रहा हूँ। आपको सच बता रहा हूँ, संतुष्ट कोई नहीं है। सांसद संतुष्ट नहीं है मध्य प्रदेश में, विधायक संतुष्ट नहीं है, मंत्री संतुष्ट नहीं है, आपके प्रदेश पदाधिकारी संतुष्ट नहीं है। पैसा सब कमा रहे हैं, संतुष्ट कोई नहीं है। तो क्यों संतुष्ट नहीं है, इस पर चिंता पार्टी को करना है। एक आशंकाओं में भी घिरे हुए हैं ये लोग, जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा की टिकट काटी गई है एंड टाइम पर, इसके बाद आशंकाओं से भी घिरे हुए हैं। निश्चित तौर पे जो लोग अब 60 और 60 के ऊपर हैं, जो लोग 2-2, 3-3 बार विधायक बन गए हैं, उन्हें लेके पार्टी ने तय कर लिया है कि अब एक जो दिल्ली का मार्गदर्शक मंडल हुआ करता था, मध्य प्रदेश में मार्गदर्शक मंडल तो नहीं है, लेकिन एक ऐसा टोकरी जरूर बन गई है, उसमें फेंकते जाओ फेंकते जाओ फेंकते जाओ। आपने देखा, हमने बताया कि इस मध्य प्रदेश में जो लोग 320 टिकट बांटते थे, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जब एक था, कृष्ण मुरारी मोघे, आज वो एक टिकट नहीं ले सकते, ना दिला सकते, ना खुद की। वो चाहते थे खरगोन से चुनाव लड़ना 2023 में, टिकट नहीं दिया पार्टी ने। आप देख लीजिए मेघला जैन कहाँ हैं, सुमित्रा ताई कहाँ हैं। इस पार्टी में जो लोगों ने पार्टी को बनाया, खड़ा किया, रघुनंदन जी कहाँ बैठे हैं, बता दीजिए आप। तो बहुत सारे ऐसे, एक नहीं हैं, ऐसे 100 नाम में गिना सकता हूँ अभी आपको, जो कभी कहते थे कि ये पार्टी हम और पार्टी। आज उन लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है इस पार्टी में। तो ये जो आशंका की बादल घिराए हैं, वो 60+ के लोगों पे घिराए हैं, चाहे वो
मैं आपको नाम लेकर बता, चाहे वो नरेंद्र तोमर जी हों, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हों, प्रहलाद पटेल जी हों, भूपेंद्र सिंह जी हों, बहुत सारे, इतनी लंबी लिस्ट है। उन्हें आशंका है कि अगली बार हमारा टिकट होगा नहीं होगा, इसकी आशंकाएं तो बहुत लोगों को हो रही हैं। जो आपने कहा है नरोत्तम का टिकट काटने का क्या होता, आज मैं कह रहा हूँ गारंटी से, मैं बहुत गारंटी से कह रहा हूँ, नरोत्तम को दतिया से टिकट मिलता तो ये सीट बहुत सेफ थी बीजेपी के लिए। पर किसने क्या ज्ञान दिया, कौन सा उनका सर्वे था, क्या था, क्या सर्वे था तो ये सर्वे नहीं था, टिकट काटने के बाद क्या माहौल रहेगा, कार्यकर्ता सड़क पे उतरेगा। लेकिन ये बीजेपी है, बीजेपी अनुशासन के मामले में, विचार के मामले में अपने वो जो सख्त निर्णय ले रही है। हो सकता है आज लोगों को बुरा लग रहा हो, कल उनका भला हो। इसमें एक चर्चा और भी बहुत हो रही है कि अब जो भी पदाधिकारी बनाए जाएंगे संगठन में, बूथ से लेकर संगठन की जो संरचना है उसमें अभी तक क्या हो रहा है, वहाँ स्थानीय जो बड़े नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, इनकी बहुत राय जो है वो बहुत महत्व रखती है इस तरह की नियुक्तियों में या इस तरह के उसमें। तो अब ये भी चर्चा है कि नहीं, अब सिर्फ पार्टी के ही लोग होंगे, तो ये कहाँ से लाएंगे ऐसे लोग जो पार्टी के ही सिर्फ होंगे। देखिए रिजवान भाई, ये जब कुशवाहा ठाकरे जी थे और जब पटवा जी की सरकार बनी थी तो एक व्यवस्था की गई थी कि सत्ता, सांसद, विधायक और सरकार, मंत्री वो अपना काम करेंगे, संगठन महामंत्री, संभागीय महामंत्री ये अपना काम करेंगे, और दोनों के बीच में एक आघोषित लाइन थी। अब वो लाइन शिवराज जी के आते आते टूट गई। अब शिवराज जी पूरा संगठन चलाने लगे, वो चाहते थे कि मैं जैसा चाहूँ वैसा संगठन में। अब आपने देखा कि दतिया की समीक्षा यदि सीएम हाउस में हो रही है तो काय की लाइन है, आप मुझे बताइए। क्या भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय छोटा है? क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठने की जगह नहीं है? क्या मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी कार्यालय आने में कोई दिक्कत है? ये समीक्षा भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में क्यों नहीं हुई है? तो मेरा ये कहना है कि आपने ही व्यवस्था बिगाड़ी है। पहले तो ठाकरे जी ने जो व्यवस्था बनाई थी, हो सकता है कि ठाकरे जी के जो शिष्य थे वो हेमंत जी के पिता थे, शिष्य नहीं कह सकते लेकिन विश्वसनीय सहयोगी में कह सकता हूँ। विजय खंडेलवाल साहब जो थे, विजय कुमार खंडेलवाल साहब जो हेमंत जी के पिताजी थे, वो ठाकरे जी के अत्यंत विश्वसनीय व्यक्तियों में से एक थे। और बचपन से हेमंत खंडेलवाल जी ने उस परंपरा को देखा है कि सत्ता और संगठन को वो किस तरह से अलग रखते थे। हो सकता है हेमंत जी उसमें सफल हो जाएं और अगली जो नियुक्तियां होंगी उसमें विधायकों की चलेगी लेकिन सीमित चले, सांसदों की चलेगी लेकिन सीमित चले, क्योंकि संगठन यदि मजबूत होगा तो सरकार रहेगी आपकी। अभी क्या हो रहा है कि सरकार मजबूत हो गई है, संगठन कमजोर हो गया है, तो इसको तो स्वीकार करना पड़ेगा। तो रविंद्र भाई, जिस तरह से ऐसा होगा तो वहाँ ज़िलों में अभी बहुत जगह हम लोग तनाव देखते हैं, अध्यक्ष की सांसद से नहीं पट रही, अध्यक्ष की महापौर से नहीं पट रही, विधायक की मंत्री से नहीं पट रही, मंत्री की महापौर से नहीं पट रही, इस तरह की बहुत तरह की चीज़ें, और बुला बुला के यहाँ बार बार हिदायतें दी जाती हैं, बार बार समझाइश दी जाती है, बार बार समन्वय बनाने की कोशिश होती है, तलब किया जाता है, तो ये तो और बढ़ जाएगा ऐसे में। दरअसल मैं आपको बताता हूँ कि अभी कुछ 3-4 महीने से हम एक नई चीज़ महसूस कर रहे हैं बीजेपी में, और वो ये महसूस कर रहे हैं कि संघ कुछ तटस्थ हुआ है। संघ का बीजेपी के ऊपर जो कंट्रोल है, कंट्रोल उनका कोई ख़त्म नहीं कर सकता है, पर स्वतः उन्होंने अपने कंट्रोल को कमज़ोर किया है। अब क्यों किया है पता नहीं। जैसे संगठन महामंत्री नहीं भेजा है, आज तक नहीं भेजा है, और हमने देखा कि 1 या 1.5 महीना नहीं जाता था और मुख्यमंत्री संविदा पहुंच जाया करते थे। वो बहुत दिन से मुख्यमंत्री को हमने संविदा की ओर जाते नहीं देखा है। हमने ये भी देखा है कि बहुत दिनों से कोई कोऑर्डिनेशन बैठक नहीं हुई है, 3-4 महीने से तो नहीं हुई है। संघ के लोग आया करते थे, भोपाल से भी, दिल्ली से भी, सीएम हाउस में होती थी या संघ कार्यालय में होती थी। तो 3-4 महीने 5 महीने से मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि संघ का कंट्रोल कम हो जाने से यहाँ कुछ व्यवस्था और ज़्यादा गड़बड़ हुई है। पहले हालांकि हम लोग कहते थे संघ आप ज़बरदस्ती हस्तक्षेप कर रहा है, संघ को ये नहीं करना चाहिए, हम भी कहते थे, इसी प्रोग्राम में कहते थे। लेकिन ये बात सत्य है कि संघ के हाथ खींचने से यहाँ जो है वो सब दिखाई देने लगा है। निगरानी खत्म, वो जो टकराव आप कह रहे हैं ना, टकराव इसलिए है कि जब आपका हंटर आप उठा के रख दोगे, हंटर दिखता है तो टकराव नहीं होता। हंटर अनुशासन का हंटर बिल्कुल इस तरह का कि आप आपस में टकराओगे नहीं। अब आपका हंटर उठा के आपने अलमारी में रख दिया है। पहले टंगा रहता था, संघ के रूप में होता था, संगठन के रूप में होता था। अब मुझे लगता है कि वो हंटर, लेकिन हेमंत खंडेलवाल फिर से उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं।
हेमंत खंडेलवाल वो कितने नरम है, आप हम देखते हैं ना, बिल्कुल हमें लगता है कितना सीधा सा आदमी बना दिया यार, ये कैसे चलाएंगे। लेकिन कल उन्होंने जो एक्शन लिया, उन्होंने, मैं उनको वाकई बधाई देता हूँ। अपने पहले ही भाषण में कहा था दाएं बाएं, हाँ, उन्होंने कहा दाएं बाएं नहीं होने दूंगा मैं किसी को, तो दाएं बाएं। और आपको यदि याद हो सागर में भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह में जो विवाद था, एक साथ भोजन उन्होंने एक ही बात कही थी कि मैं एक ही शर्त पे सागर आऊंगा, जब तुम दोनों जने एक थाली में खाना खाओगे, और खिलाया। एक थाली में तो नहीं, लेकिन एक साथ एक टेबल पे है, दोनों को एक दूसरे के घर ले गए। तो ये काम हेमंत खंडेलवाल जी बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हेमंत खंडेलवाल जी को अभी और फ्री हैंड देने की जरूरत है। और एक मतलब आप ये उम्मीद करते हैं कि इस तरह की बैठकें अब अगली बार मुख्यमंत्री आवास पर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बीजेपी कार्यालय में, बिल्कुल बीजेपी कार्यालय में होना चाहिए। ये परंपरा बहुत गलत है, ये शिवराज जी ने शुरू करवाई थी परंपरा, ये परंपरा गलत है। भाई संगठन के बारे में निर्णय लिया जाना है, समीक्षा होनी है, तो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में जगह नहीं है क्या? कोई जगह कम है वहाँ, क्या बैठ नहीं सकते? कल इस बैठक की वजह से कैबिनेट 1 घंटे लेट हुई, ठीक है, वो देखिए वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब मुख्यमंत्री जी को नरोला जाना था कल, वो वहाँ एकेडमी जाना था, फिर वो वहाँ भी काफ़ी लेट हो गए, तो ये स्वाभाविक चीज़ है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कई बार कई कारणों से बैठ के लेट हुई है कैबिनेट। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये सब बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी, इसलिए अब ठीक है, देखिए इसको बहुत ज़्यादा इशू नहीं बना सकते। मैं कैबिनेट की बात नहीं कर रहा हूं, कैबिनेट महत्वपूर्ण होती है, मैं आपको बता दूँ। कल मुख्यमंत्री के लिए नंबर 1 पे कैबिनेट होना चाहिए थी, नंबर 2 पे संगठन का ये, लेकिन ठीक है, उसको मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं करता हूँ। रविंद्र भाई, आपको लगता है कि जिस तरह से कार्रवाई हुई, ये सारा विषय तो दतिया विधानसभा का था, तो गेहूं के साथ घुन भी पिस गया, सारे लोगों की, कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, पदाधिकारियों की, सबकी विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह लगा, इसलिए कि जाहिर है कि एक पत्र से सबको हटा दिया गया, एक ही उससे सबको हाँक दिया गया। देखिए, इसके सिक्के के 2 पहलू हैं रिजवान भाई। कई लोग इसको बहुत उचित मान रहे हैं कि कार्रवाई तो ऐसी होना चाहिए, बहुत लोग उदाहरण दे रहे हैं, और कई जिलों में इससे हड़कंप भी बचा हुआ है, कई विधायक और सांसद सावधान भी हो गए हैं। संगठन के खिलाफ, संगठन से ऊपर कोई नहीं है, ये संदेश तो हेमंत जी ने दिया है, आप समझो बात जी। और वो चाहते तो केवल विधानसभा क्षेत्र के लोगों को हटाते हैं, लेकिन आपको ये पता है कि ये सेमड़ा में भी हो चुका है, मतलब सॉरी भांडेर में चुनाव हार चुके हैं बीजेपी। तो उनको ऐसा लगा कि हम क्यों ना नई तरह से स्ट्रक्चर करें हैं, तो पार्टी का निर्णय है और अच्छा निर्णय, मैं तो इस निर्णय के साथ हूँ व्यक्तिगत तौर पे, कि उनको ऐसा लग रहा है और ये संगठन का अधिकार है करने का। इस निर्णय से ये भी संदेश गया कि पार्टी में इतनी बड़े 15-16 मंत्री, 6-7 सांसद, 2 केंद्रीय मंत्री, तकरीबन 125 के आसपास विधायक, पूर्व विधायक, ढेर सारे पदाधिकारी, ये सब लोग भी उन कार्यकर्ताओं से, उन नेताओं से काम नहीं ले पाए या समन्वय नहीं बैठ पाया, और उसके बाद ये नतीजे आए, और नतीजे की बाद जिस तरह का जो निर्णय लिया, तो क्या आपको नहीं लगता कि अब आपस में वो समन्वय ही नहीं बचा कि इतना बड़ा निर्णय लेना पड़ रहा है, और वो लोग जो बड़े बड़े नेता, दिग्गज, पूरी सरकार वहाँ थी, और हार भी गए, और हार की चर्चा इस वजह से अब और ज़्यादा आप इसी सवाल को पलट के भी करिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ, इस सवाल को आप थोड़ा सा पलटिए, चेंज करिए जी, कि जस्ट पहले आप श्योपुर आ रहे थे, वहाँ तो आपने किसी पार्षद को भी नहीं हटाया जी, और यहाँ आपने पूरी पार्टी बदल दी भाई। आप बिल्कुल, तो श्योपुर में और दतिया में क्या अंतर है भाई? दूसरा एक और इसी से जुड़ा हुआ सवाल, मैं जवाब भी दूंगा, सवाल भी कर रहा हूँ कि यहाँ नरोत्तम पे ठीकरा फोड़ दिया, और वहाँ ठीकरा सिंधिया जी पे फूटा था, लेकिन सिंधिया जी को बचा लिया गया। सिंधिया ने खुलेआम कहा, आपको याद है श्योपुर में, कि मुझे प्रचार के लिए नहीं बुलाया गया, तो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय ने ऑफिशियली प्रेस नोट जारी किया, हमने बुलाया, आप आए नहीं। तो ये सारी चीजें हमने श्योपुर में नहीं देखी क्या? श्योपुर में क्यों नहीं हुआ परिवर्तन और यहाँ क्यों हुआ है? इसलिए श्योपुर में प्रदेश अध्यक्ष दूसरे थे, इस समय प्रदेश अध्यक्ष दूसरे हैं। श्योपुर में जब चुनाव हुआ था, प्रदेश अध्यक्ष को सख्त माना जाता था, लेकिन निर्णय पिलपिले हो गए। यहाँ प्रदेश अध्यक्ष को बड़ा नरम माना जाता है, लेकिन निर्णय सख्त हो रहे हैं। तो देखो, दोनों में अंतर समझो आप। उधर सिंधिया जी को बचा लिया गया, इधर नरोत्तम जी को बचाया जाएगा नहीं बचाया जाएगा वो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल नरोत्तम जी को लेके, क्योंकि कल की समीक्षा में नरोत्तम को ना बुलाना ही ये है कि नरोत्तम पर ठीकरा फोड़ दिया गया। आप समझो, कल की बैठक में नरोत्तम को क्यों नहीं बुलाया गया? जो व्यक्ति वहां से पूर्व विधायक थे, समीक्षा बैठक होनी थी, तो इसका मतलब उनको कल्पित मान लिया, कल ही मान लिया उन्होंने, पार्टी ने कल्पित उनको। दूसरा मैंने बताया कि वो उन्होंने दे दिया प्रमाण कुछ
प्रत्याशी ने, जी। हो सकता है प्रत्याशी ने कहा हो कि समीक्षा में नरोत्तम जी ना रहता हो हम खुल के बात कर पाएंगे, क्योंकि कई मंत्रियों ने भी नरोत्तम के खिलाफ बोला है कल बैठक में। तो ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन यदि हमें कंपेयर करना चाहिए तो श्योपुर से और इनकी करना चाहिए। श्योपुर में भी आपकी पार्टी हारी थी और यहाँ भी आपकी पार्टी हारी है। ये जो कार्रवाई का ओवरडोज है, ये जो ओवरडोज है, इसकी वजह से और नहीं चर्चा में आ गया दतिया की। बहुत अच्छे शब्द का उपयोग किया रिजवान भाई आपने, दतिया का जो ये कार्रवाई का ओवरडोज है। लेकिन ओवरडोज कभी कई मरीज पचा जाते हैं और स्वस्थ हो जाते हैं, और कई मरीज और ज्यादा बीमार हो जाते हैं। अभी हमें थोड़ा इंतजार करना होगा इसको लेके। ओवरडोज दिया गया, इसमें मैं सहमत हूँ। मेरा एक सवाल इसमें यह था कि इसकी वजह से दतिया की हार और ज़्यादा चर्चा में नहीं आई, सरकार की, संगठन की, सबकी बौखलाहट जैसा नहीं महसूस होने लगा। एक हार है, मुख्यमंत्री ने जो जवाब दिया, उन्होंने दिया कि 1500 वोट उनको अधिक, 1700 अधिक वोट मिल गए हैं, लगातार वो इस तरह से जीते हैं। उन्होंने छिंदवाड़ा का भी मुंह छुपाने वाली वो मैं कह रहा हूँ। उन्होंने जब पहले दिन तो इस तरह की प्रतिक्रिया दी, लेकिन कार्रवाई जो है वो बौखलाहट जैसी नहीं लगती आप? देखिए, हम बौखलाहट शब्द का उपयोग नहीं करेंगे। ओवरडोज शब्द ठीक है कि उन्होंने सख्त कार्रवाई की है। और देखिए, एक बात तय हो गई है, एक दतिया का संदेश दीवार पर लिख गया है कि बाहर के लोग अंदर आके चुनाव नहीं जिता सकते। बाहर के लोग मदद तो कर सकते हैं, लेकिन चुनाव नहीं जिता सकते। ये दतिया ने एक बड़ा संदेश पार्टी को भेज दिया। और एक संदेश और नहीं दिया है कि मिस्ड कॉल से सदस्य बनाओगे, रिकॉर्ड बनाओगे दूसरी जगह से लाने का, तो उनकी आदतों को नहीं, अपने उन आदतों से नहीं दो चार होना पड़ेगा। ये दिल्ली की पार्टी की, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मिस कॉल से सदस्य बनाना, लेकिन वो केवल यही नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें और भी कर रहे हैं, आप जानते हैं। लेकिन कोई माने न माने, आज जितने भी राजनीतिक दल इस देश में हैं, संगठनात्मक रूप से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किसी से कर सकते। एक आप चाहे वो मिस कॉल करके करें। एक चीज़ मैं और बता दूँ, उसके बाद मैं आपके सवाल को लूँगा। हम ये बात और कह रहे हैं कि आप यदि कार्रवाई कर रहे हैं नरोत्तम के खिलाफ, मान लीजिए यदि नोटिस आता है, यदि आप कार्रवाई कर रहे हैं जिला कानूनी भंग करके, आप नोटिस देंगे पार्षदों को, आप मतलब जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है ना। वो जो 6 मंत्री हैं जिनको आपने बिठाया था 6 सेक्टर में, उनसे नहीं पूछ रहे कि भाई आपके रहते हुए चुनाव क्यों हार गए? क्या उनसे नहीं पूछा जाना चाहिए? वो मंत्री भी अपनी कमी ढकने के लिए ठीक रहा, उन्हीं पर फोड़ रहे हैं जहाँ सब लोग फोड़ रहे हैं। तो क्या उन मंत्रियों की कोई जिम्मेदारी नहीं? एक मंत्री उचक उचक के कह रहे हैं कि यार मेरे सेक्टर में तो हम जीत गए थे। अरे तो जिनके यहाँ हारे हैं उनसे तो पूछ लो हारे क्यों, जीते। देखिए, ये सच ये है कि आपके जाने से ना वहाँ वोट बढ़े थे, ना आपके प्रयास से कोई वोट कम हुए हैं। आपने एक फॉर्मेलिटी की। अधिकांश मंत्री आपको मालूम है एयर कंडीशन में डले रहे, वहीं बैठ के कार्यकर्ताओं से बात करते रहे। कितनों ने वहाँ पर धूल फाकी है, कितनों ने पसीना बहाया है, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। आपका अगला प्रश्न। बस आखिरी सवाल ये है कि ये जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है, ये जो किया है, जो जेनजी इफ़ेक्ट, किसान इफ़ेक्ट, पार्टी के जो निर्णय हैं, इस तरह के जो मनमाने वाले निर्णय हैं, टिकट बदल दो इस तरह से एंड टाइम पे, इस तरह, आपको क्या लगता है कि ये वो जो ये हार जीत का मुद्दा ना बन जाए, इस वजह से इस तरह की कार्रवाई तो नहीं की जा रही? एक काम करना चाहिए। बीजेपी का वो जो बीना वाला प्रकरण चल रहा है, तो कल इस्तीफे दिला के एक बार और चुनाव लड़के देख लें। वहाँ तो नरोत्तम मिश्रा नहीं है, और हम कह रहे हैं कि वहाँ जितने विरोधी हैं उनको जिला बदल करा देना चाहिए। एक बार चुनाव लड़ ले, पता चल जाएगा। दरअसल पार्टी जब धरातल से कटेगी ना तो परिणाम होंगे। वहाँ पर भी जो विधायक आप ले आए हो कांग्रेस से, उसकी क्या छवि है, कैसा क्या माहौल, वो सब समझ लो, आपको समझ में आ जाएगा। दरअसल देखिए, हर फैक्टर चुनाव में काम करता है रिजवान भाई, और ये सत्य है कि जंतर मंतर और दतिया की दूरी 200 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है, और उसका असर बहुत, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत था। किसान परेशान हैं, युवा परेशान हैं, और ऐसा नहीं है, हाँ हो सकता है 2-3% हो, लेकिन 2-3% से तो हार जीत हो गई यहाँ पर। 39 और 42 जो मैंने एक बार आपको बताया था, तो ऐसा नहीं कह सकते कि सारा दोष नरोत्तम का है या सारा दोष एक व्यक्ति का है। बहुत सारे फैक्टर इस चुनाव में हार पराजय के कारण है। ऐसी पार्टी लगातार समीक्षा करेगी और जो कमियां उसे दूर करने की कोशिश कर रही है। धन्यवाद रविंद्र भाई, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की। तो अभी पार्टी ने समीक्षा करनी शुरू नहीं की है, अभी तो पार्टी ने कार्रवाई कर दी। हाँ, सर तय कर दिए हैं कि किसके समीक्षा, आधे अधूरी समीक्षा पे कार्रवाई कर दी है। पार्टी ने ये तय कर दिया कि किस पर कार्रवाई करनी है, ये तय कर दिया। अभी पार्टी का ध्यान इस बात पर कि कार्रवाई कैसे करना है, संदेश कैसे देना है। अब
पार्टी चूंकि ये लगातार करेक्शन करती है, चिंता करती है, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि वो लगातार चिंता करती है और हार के कारणों की भी अब समीक्षा करेगी। अब उन समीक्षा रिपोर्ट पर भी हमारी निगाह होगी, हम इंतज़ार करेंगे कि वो किस तरह की समीक्षा आती है और क्या क्या वजह हार के बनते हैं। बहुत आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि तकरीबन 41-42 जो पार्षद थे, अब मैं संख्या मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, उसमें सिर्फ एक पार्षद काम करता हुआ चर्चा में है कि सिर्फ उसने काम किया। मीडिया सेंटर जिसमें हम गए थे रविंद्र भाई, वो मीडिया सेंटर की भी स्थिति ये थी कि वहाँ स्थानीय मीडिया सेंटर के लोग, ज़िले के, मंडल के, उनसे भी ठीक से उनका समन्वय नहीं हो पाया था। तो किस तरह से जहाँ प्रदेश अध्यक्ष बैठा हो, मुख्यमंत्री रोड शो कर रहा हो, ढेर सारी सरकार बैठी हो, बड़े बड़े पदाधिकारी बैठे हों, राष्ट्रीय प्रभारी बैठे हों, प्रदेश प्रभारी बैठे हों, सारे बड़े बड़े दिग्गज बैठे हों और वहाँ इस तरह की स्थिति है, तो भारतीय जनता पार्टी को आकलन भी करना चाहिए, समीक्षा भी करना चाहिए, अपने गिरेबान की तरफ भी देखना चाहिए, इसलिए कि इतना दूरी क्यों हो गई और ऐसी दूरी की ये खाई की तरह बन गई और कार्रवाई भी आपको इतनी सख्त करनी पड़ी। तो हमारी नज़र आपकी अगली कार्रवाइयों पर, अगली समीक्षा पर भी रहेगी और हम जनता को अवगत भी कराते रहेंगे। लेकिन आज की कार्रवाई से यही लगता है कि ओवरडोज है ये कार्रवाई का और आप देखते हैं कि प्रदेश में इसका क्या असर होता है और इस प्रदेश की राजनीति पर इसका क्या होता है। सरकार के कामकाज को लेकर भी बहुत सी तरह की चर्चाएं होंगी आने वाले वक्त में और चर्चाएं शुरू भी हो गई हैं। तो अगर आपको हमारे ये कार्यक्रम पसंद आए तो इसे आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।